हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज का जो क्लास है इसमें बिहार के प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास में करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का ये क्लास आपको अंत तक देखना है। आपको बता दें, आज इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन करवाएंगे, 100 क्वेश्चन बिहार के प्राचीन इतिहास का संपूर्ण निचोड़। तो इस क्लास को देख लीजिए। आपका जो पेपर अभी होने वाला है, देखिए 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को बिहार पुलिस कांस्टेबल का इस क्लास से आपको कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो देखिएगा, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, बिहार के इनमें से वो कौन सा जिला है, कौन से जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी बिहार का इनमें से वो कौन सा जिला है जिससे बसाड़ से, है ना, जिस जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के वैशाली जिले से, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आपका वैशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। यानी इनमें से वो कौन सा जगह है जिस स्थान से प्राप्त मुहर जो है वो ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बसाड़, ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने आपको बताया ये कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के वैशाली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ध्रुव स्वामिनी ये किस शासक की पत्नी मानी जाती है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमोत्तर के नाम से भी जाना जाता है। बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए। तो बिहार से जो गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस भाषा में प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है। यानी बोध गया से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें कहाँ के भिक्षुओं के बारे में बताया गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के बारे में। श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है। देखिए श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया से प्राप्त अभिलेख में मिला है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, महामना द्वितीय का। ऑप्शन नंबर बी, महामना द्वितीय, जो कि श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु हैं, इनका वर्णन बोध गया अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, बिहार का वो कौन सा स्थल है जहां से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा पटना से, बिहार के पटना जिले से। नेक्स्ट है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है। यानी ये जो चेचर स्थल है ये पूर्व ऐतिहासिक स्थल है साथियों, और ये बिहार के वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है। ये देखिए, ये जो चिरांद है ये भी पूर्व ऐतिहासिक स्थल है और ये वर्तमान में बिहार के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिए चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारण। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए चिरांद से। और अभी मैंने आपको बताया चिरांद बिहार के वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो सारण जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अ, ब और स तीनों से, यानी चेचर, मनेर और सोनपुर, इन तीनों जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं।
तो बिहार का जो पुरातात्विक स्रोत है वो इनमें से क्या है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। देखिए ताम्रपत्र लेख, इसके अलावा भगवान शेष, इसके अलावा सिक्के माफ करना, सिक्के है ना, यानी तीनों। अगला क्वेश्चन है, देखिए लोरिया अरिराज लोरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो लोरिया अरिराज या लोरिया नंदनगढ़ का जो अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है? तो याद रखिएगा मौर्य शासक अशोक से। राइट है ऑप्शन नंबर बी, अशोक महान। अगला है, निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो इनमें से वो कौन सा जगह है बिहार का जहां से स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामपुरवा से। याद रखिएगा रामपुरवा। अगला है, अशोक कालीन इनमें से कौन सा अभिलेख या शिलालेख है या स्तंभ लेख है जो सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, लघु शिलालेख है ना। अशोक कालीन लघु शिलालेख जो है ये सासाराम की चंदन पीड़ पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के गुफालेख बराबर एवं नागा अर्जुनी पहाड़ से प्राप्त हुए हैं? तो इनमें से कौन सा वो शासक है जिसके गुफालेख जो है वो बराबर एवं नागा अर्जुनी पहाड़ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा दशरथ के। अब ये दशरथ कौन थे? तो अशोक महान के पौत्र थे, पौत्र, पुत्र नहीं पौत्र यानी पोता। ठीक है, अशोक महान के ये पोता थे दशरथ, याद रखिएगा, जिनका गुफालेख बराबर एवं नागा अर्जुनी पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? चलिए, बिहार जीके से जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मैं वो सारा क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं साथियों। ठीक है, आप में से कोई भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा और क्लास को एक लाइक और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? यानी बिहार से या बिहार में जो मौर्य अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें कौन सी भाषा उल्लेखित थी? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो लिपि याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि थी और भाषा मैंने बताया प्राकृत भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि करेक्ट होगा। अगला है, बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ध्यान से देखिए बिहार का वो कौन सा स्थान है जहां से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, पटना से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्त कालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? इनमें से वो कौन सा स्थल है जहां से प्राप्त गुप्त कालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा से। निम्न में से किस स्थान से गुप्त कालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? तो इनमें से वो कौन सा जगह है जहां से गुप्त कालीन पाषाण अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिए नवादा से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के नवादा जिले से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा कृष्णगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा किस शासक के अभिलेख में? तो आदित्य सेन के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांका। याद रखिएगा बांका जिले के बौंसी नामक स्थान से। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा आदित्य सेन के अभिलेख में। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, आदित्य सेन। अगला है, आरा के पास देव बरुनार्क से इनमें से किसका एक पाषाण अभिलेख मिला है? तो इनमें से किस शासक का एक पाषाण अभिलेख आरा के पास देव बरुनार्क से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा जीवगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है,
जीवगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में इनमें से कौन से वंश के शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो कि संस्कृत भाषा में हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाल वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है? इनमें से वो कौन सा पाल वंश का शासक है जिसके अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख मिला है? तो याद रखिएगा धर्मपाल के, ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया से। इनमें से कौन से शासक के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल के। याद रखिएगा धर्मपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि धर्मपाल ने गया में एक गांव को दान दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किसके अभिलेख में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा की गई है? निम्न में से किसके अभिलेख नालंदा के धोसरावा में, ठीक है, नालंदा के धोसरावा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा की गई है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा देवपाल के अभिलेख में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसके लेख, देखिए निम्न में से किसके लेख यानी नालंदा पाषाण से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? तो ये किसके लेख से प्राप्त होता है? तो साथियों महीपाल के लेख से यह प्राप्त होता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था। अगला है, बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? तो याद रखिएगा नालंदा से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, देवपाल का। निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण कराया था? तो साथियों राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो याद रखिए अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राजगीर के किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकानन और हैमिल्टन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो साथियों शशांक जो कि गौड़ नरेश थे, गौड़ के राजा थे, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो करेक्ट आएगा देखिए नालंदा और गया से, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी और सी दोनों जगह से। अगला है, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मेजर बारोने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कुर्कीकार कुम्रहार यानी पाटलिपुत्रा के टीले का उत्खनन करवाया था? तो ये भी मेजर, याद रखिए ये मेजर किट्टो ने करवाया था, ठीक है। तो मेजर किट्टो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड साथियों, यहाँ पर मेजर बारो नहीं होगा, यहाँ पर भी आपका मेजर किट्टो होगा, माफ़ी चाहते हैं। देखिए बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? तो मेजर किट्टो ने, मेजर बारो नहीं, याद रखिएगा, ठीक है, मेजर किट्टो ने ही करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक माना जाता है? तो देखिए भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कनिंघम को माना जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। अगला है, बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? तो ध्यान से देखिए बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान 1861 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? तो याद रखिएगा कनिंघम के द्वारा ही, ऑप्शन नंबर ए। किसने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में जानकारी दी थी या फिर बताया था? तो बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में किसने बताया था? तो कनिंघम ने। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूर पर स्थित बड़गांव की खोज की जहां प्राचीन नालंदा महाविद्यालय स्थित है? तो राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिए कनिंघम ने ही, ऑप्शन नंबर ए।
अगला है, निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा से। पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई? तो देखिए पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? तो 1949 में, ऑप्शन नंबर बी। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हरार का उत्खनन करवाया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ने, यानी के देव और डॉक्टर अल्तेकर ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए राज्य पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में, ऑप्शन नंबर बी। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान से देखिए, जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो साथियों निष्क का, यानी जातक में सोने के सिक्कों को निष्क कहा गया है। अगला है, आरंभिक सिक्कों को क्या कहा गया है? तो साथियों देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए आरंभिक सिक्कों को आहत कहा गया है, आहत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बृहद, देखिए बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा इनमें से कौन थे जिन्होंने निष्क यानी स्वर्ण शतमान सिक्के दान में दिए थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा जनक ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं, जिन्हें अनेकों नाम से जाना जाता है। वे कौन से नाम हैं? तो देखिए बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्का जो है मूलतः आहत, इसको कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि पर्ण के नाम से, कारसापन के नाम से, धरन के नाम से। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? तो रजत आहत सिक्के बिहार के किस स्थान से मिले हैं? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों से, यानी लोहानीपुर, मोतिहारी और पफतुहा से, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो गुप्तकालीन बिहार में साथियों याद रखना सोना, चांदी और तांबा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों सिक्के जो हैं वो प्रचलित थे। अगला है, बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अर्थववेद में। अगला है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो साथियों देखिएगा, इनमें से वो कौन सा साहित्य है, इनमें से कौन सा वो साहित्य है जिससे बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो देखिए करेक्ट होगा अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और दीर्घ निकाय तीनों से। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सी तीनों से। अगला है, अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध जो है ये साथियों याद रखिएगा बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए भगवती सूत्र का संबंध है साथियों जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम महाजन पदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो सर्वप्रथम महाजन पदों की जानकारी ये अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला है, महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए महाजन पदों की कुल संख्या थी 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने महाजन पद स्थित थे? 16, देखिए कुल 16 महाजन पद थे, उसमें से बिहार में कितने थे? तो याद रखना 3, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन बिहार स्थित महाजन पद नहीं थे? तो देखिए अंग, मगध और बज्जी ये 3 बिहार स्थित महाजन पद थे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा साथियों, देखिए आपको याद रखना है वत्स नहीं था, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी वत्स। अगला है, तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? तो ध्यान से देखिए तबकाते नासिरी का लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां
सरवानी द्वारा लिखित है। तो यानी इनमें से वो कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक है अब्बास खां सरवानी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तारीख ए शेरशाही, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी भाषा की प्रथम रचना है? यानी भारत में लिखित फारसी भाषा की प्रथम रचना इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो याद रखिएगा तबकाते नासिरी। मैंने बताया इसके लेखक कौन है, मिनहाज उस सिराज इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असत्य है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथियों किताबों के नाम यहाँ लिखे गए हैं और उसके लेखक यहाँ पर आपको साइड में लिखे हुए हैं। तो इनमें से कौन सा एक गलत है यही बताना है। तो देखिए बसातिनुल उन्स देहलवी इसके लेखक इख्तिसान थे, ये भी सही है। देखिए अफसाना ए सादी इसके लेखक शेख कबीर हैं, ये भी सही है। इसके अलावा किताबुल हिंद के लेखक रिज कुल्ला, ये गलत है। देखिए किताबुल हिंद के लेखक तो अलब रूनी है ना, अलब रूनी है, यानी ये गलत है। बाकी देखिए रियाज उल सलीम सलातीन ये गुलाम हुसैन की लेखक है या रचना है, ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो यही आंसर होगा। अगला है देखिए रजनी रत्नात्मक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी चंदेश्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असत्य है? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, ये भी सही है। इसके अलावा तारीख फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्री ने की थी, ये भी सही है। लेकिन बाबरनामा की रचना अबुल फजल ने नहीं, बल्कि बाबरनामा यानी तुजू के बाबरी की रचना स्वयं बाबर ने ही की थी। तो ये गलत है। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन अकबरनामा के लेखक हैं? यानी अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना इंडिका है? यानी इंडिका के रचनाकार कौन है? तो देखिए इंडिका के रचनाकार कौन है साथियों? मेगास्थनीज, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध यूनान से था? तो देखिए यूनान, इनमें से कौन यूनान के थे? तो देखिए करेक्ट होगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है? तो ह्वेनसांग, फहियान और इत्सिंग, इन तीनों का, ये तीनों चीनी यात्री थे जो कि भारत की यात्रा पर आए थे या बिहार की यात्रा पर आए थे। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। अगला है, आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? तो आदि मानव के निवास के साक्ष्य जो हैं बिहार के कुछ स्थानों से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व मिले हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों जगह से, यानी पटना, मुंगेर और नालंदा तीनों जगह से। अगला है, प्राग ऐतिहासिक, है ना, यहाँ प्राग इतिहास पढ़ना। प्राग ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण युग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया था? तो राइट आंसर होगा साथियों पाषाण काल में, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए ये सभी जो हैं पुरापाषाण कालीन स्थल हैं, पुरापाषाण कालीन स्थल है और ये जगह का नाम है। तो देखिए यहाँ पर पेमार घाटी जो है ये साथियों गया में है, ये बिल्कुल सही है। पेसरा जो है ये भी मुंगेर में है, ये सही है। इसके अलावा राजपोखर ये भागलपुर में है, ये भी सही है। लेकिन देखिए ये जेठियन घाटी जो है ये पटना में स्थित नहीं है साथियों, ये जेठियन घाटी जो है ये नालंदा में है। कहाँ है? नालंदा में। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए जेठियन घाटी पुरापाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया नालंदा में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा पुरापाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा भालीजोर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भालीजोर और राजपोखर ये सभी जो है कहाँ स्थित है? बिल्कुल भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पुरापाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों, यानी अस्क, स्क्रेपर और फलक ये तीनों प्राप्त हुए हैं। अगला, पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या था?
तो देखिए कंदमूल एकत्रित करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये तीनों ही। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। अगला है बिहार के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर है गया से, ऑप्शन नंबर बी। देखिए शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थान है जो कि बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, गया जिले में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मनुष्य द्वारा कृषि कार्य का प्रारंभ कब किया गया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है? तो बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल इनमें से कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों, यानी कुतुबपुर, मुनेर और सेनुआर। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी के तट पर। चिरांद का उत्खनन कब हुआ था? तो देखिए चिरांद का उत्खनन 1962 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान से देखिएगा, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी साथियों वैशाली में थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान से देखिएगा, अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मगध के किस राजा को कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह में दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था? तो करेक्ट है बिंबिसार को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अवंती के किस शासक के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था? तो करेक्ट है चंद्रप्रघोत के, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वैशाली पर आक्रमण हेतु किस राजा ने गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण करवाया था? तो राइट है राजा अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर सी। किस राजा द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा उदयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। किस शासक द्वारा मगध की राजधानी को वैशाली में स्थापित किया गया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग के द्वारा। नेक्स्ट है मौर्य युगीन याक्षिणी की मूर्ति बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो राइट है साथियों पटना जिले से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गया स्थित बौद्ध वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों गौड़ नरेश शशांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। पाल वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे साथियों। चलिए बताइए पाल वंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या रामपाल? अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी? तो देखिए विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। तो साथियों ये बिहार के प्राचीन इतिहास से पूरे 100 क्वेश्चंस थे जो आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, खास तौर पे अभी बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना और कम से कम 2 से 3 बार इस क्लास को देख लेना ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। तो साथियों क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चैनल के अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार पुलिस से रिलेटेड क्लासेस करवाए हैं, तो जाकर देखिए और उन क्लासेस को भी लाइक और शेयर करा करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।